हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमेशा की तरह यूट्यूब पे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट वीडियो की एक सीरीज बना रहे हैं और इस सीरीज का नाम हमने रखा है कॉस्ट की दुनिया और एफएम की दुनिया। कॉस्ट की दुनिया में कॉस्ट के जगत के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक सिंगल प्लेलिस्ट में डालेंगे एंड एट द सेम टाइम एफएम में भी यही काम करेंगे। अब कॉस्ट और एफएम में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और हर कॉन्सेप्ट में लगभग एक क्लैरिटी की जरूरत आपको कभी ना कभी अपने प्रिपरेशन के दौरान पड़ेगी। इसलिए ये प्लेलिस्ट अभी से बन रही है एंड ग्रेजुअली बिल्टअप होते जाएगी सो दैट ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बोथ कॉस्ट एज वेल एज एफएम आर बीइंग सेटल्ड डाउन इन अ सिंगल प्लेलिस्ट जो आपके आगे जा करके काम आए। तो यही अपना ऑब्जेक्टिव है और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एफएम की दुनिया की भी हम लोग अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। इधर आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे ये आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एफएम की दुनिया सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लेलिस्ट भी आप देख पाओगे, वहां जाकर के आप सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं। अगर मैं एफएम की दुनिया की बात करूं तो एफएम की दुनिया में आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आई एम श्योर टाइटल देख करके आप आए हैं और थंबनेल देख करके आए हैं और इसीलिए आपको पता है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एक ऐसा मसला है जिसको आप चाहोगे कि कॉन्सेप्ट आपका एकदम दुरुस्त हो। वैसे ये टॉपिक इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी कैटेगरी है और क्लास में भी समझ में आ जाता है। बट एक समझ में आना या फिर एक कर पाना और एक बहुत अच्छे से समझ में आना, इसमें डिफरेंस है। और अगर आप इस सोच के साथ और इस खोज के साथ आए हैं कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को बहुत दुरुस्त करना है, यू आर एट द राइट स्पॉट। आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज से रिलेटेड जो कुछ भी जानना है इस वीडियो में आपको मिलेगा, बस बने रहना है लास्ट तक और पूरे कॉन्सेप्ट को घोल के पी जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है क्या। तो देखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इस तरह के और भी नाम है अपने सिलेबस में। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है, वी आल्सो हैव कंबाइंड लेवरेज। तो ये जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है ये बेसिकली होता है मेजर ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। अब मुझे पता है जब मैं ये बात बोलता हूं कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज मेजर ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ऑपरेटिंग रिस्क क्या होती है। मैं इसको भी डिफाइन करूंगा, ठीक है, आई विल डिफाइन दिस एज वेल। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझिए कि कोई भी बिजनेस जब आप ऑपरेट करते हैं तो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के कुछ रिस्क आपको लेने पड़ते हैं। ये रिस्क जितने भी आप ले रहे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इन्हीं को हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेल्स रिस्क भी भैया इसमें आ जाता है क्या, तो नहीं, सेल्स रिस्क इसमें नहीं आता। सेल्स ऊपर नीचे होती रहती है, कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है बाजार, कभी बहुत धीमा हो जाता है, वो भी अपने आप में एक रिस्क है। लेकिन वो रिस्क होती है सेल्स रिस्क, वो ऑपरेटिंग रिस्क का पार्ट नहीं है। ऑपरेटिंग रिस्क है बाकी अन्य मसलों की वजह से जो बिजनेस में ऑपरेशनल रिस्क आती है उसके बारे में। इसका कौन कसूरवार है, क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ऑपरेटिंग रिस्क को हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग रिस्क आती किस वजह से है, तो ये ऑपरेटिंग रिस्क आती है क्योंकि हमने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट को जगह दे दी है। अब ये क्या है, ये देखो बहुत सिंपल है। आप समझो, अगर मुझे इस तरह से बिजनेस करने का मौका मिल जाए तो मेरे तो व्यारे न्यारे हो जाएंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। आप सभी को पता है कि मैं ट्यूशन इंडस्ट्री में हूं एंड ऑब्वियसली आई प्रोवाइड कोर्सेज फॉर कॉस्ट, एफएम एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। करेक्ट, इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल लेवल पे भी पढ़ा रहा हूं, तो सीएफए भी पढ़ा रहा हूं ऑब्वियसली। तो इतने सारे कोर्सेज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है इन कोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए मेरे कई तरह के खुद के भी खर्चे होते हैं जिसमें कई फिक्स खर्चे भी इन्वॉल्व है। एक बार के लिए एक फिक्स खर्चे का हिसाब ले लेते हैं। मान लो रेंट ऑफ द स्पेस दैट आई यूज, मेरी ऑफिस का जो रेंट है वो सब, स्टूडियो के रेंट्स एंड बाकी सारे, ये सारे रेंट जो हैं इन सारे में एक फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट है। अब सही मायने में वो फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इन रियलिटी वो इतना चुभता नहीं है, लेकिन हाँ एक फिक्स कमिटमेंट है तो थोड़ा डर तो लगता है। डर क्या चीज का लगता है, डर इस बात का लगता है कि कल को एनरोलमेंट नहीं हुई, कल को बच्चे नहीं आए, कल को कोर्स नहीं चला, क्या होगा, मैं वो फिक्स्ड कॉस्ट जो मुझे लैंडलॉर्ड को देना है वो कैसे दे पाऊंगा, मैं वो रेंट कैसे चुका पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है एक फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सर का टेंशन बना हुआ रहता है। आपके बिजनेस में तेजी हो मंदी हो कुछ भी हो, आपको ये फिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ता है, आपको ये देना ही पड़ता है। एंड जहां पे इस तरह की कोई कमिटमेंट आ जाती है ना, वहां पे रिस्क शुरू हो जाती है। यहां पे ये फिक्स कॉस्ट को जैसे ही हमने अपने बिजनेस मॉडल में कॉस्ट स्ट्रक्चर में जगह दे दी, आप समझ लो आपने रिस्क इनवाइट कर लिया। अब आप बोलेंगे कैसे, मैं प्रूव कर सकता हूं। यहीं पे मान लो मैं लैंडलॉर्ड के साथ में एक अग्रीमेंट करता कि सर डोंट प्लीज गिव मी अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ रेंट, एक काम करो मेरी जितनी सेल होगी ना उस सेल का सर्टेन परसेंटेज आप रेंट के तौर पे ले लेना, ठीक है, सपोजिटली 1 2 3% जो भी।
5% चलो ले लेते हैं कि मेरी जो भी सेल होगी उसका 5% मैं लैंडलॉर्ड को देने के लिए रेडी हूं, ये मान लो मैं उनके साथ एक अग्रीमेंट कर लूं। अब मेरे सर पे कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कल को मेरी कमाई नहीं हुई, कल को अगर मेरे कोर्स नहीं भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी होगा वो सारी चीजें जो हैं वो सारे के सारे जो रिस्क है प्रोडक्ट नहीं चलने की या फिर कुछ भी काम होने की, वो लैंडलॉर्ड भी तो बियर कर रहा है। मेरे अकेले की रिस्क नहीं है यहाँ पे, आप समझिए। दिस इज नॉट जस्ट माई ओन रिस्क, ये रिस्क उस लैंडलॉर्ड की भी हो जाएगी, क्योंकि नाउ द लैंडलॉर्ड इज ऑल्सो knitted in the idea और knitted in the business जो हम कर रहे हैं। अब ऐसे में आप कोई भी बिजनेस को इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए मैं मॉल में एक बढ़िया दुकान खोलता हूं, करेक्ट, और मॉल में जो शॉप लिया है उस शॉप में भी अग्रीमेंट ऐसा ही किया है कि अगर शॉप चलेगी, सेल होगी, तो उसका एक डेफिनेट परसेंटेज हम रेंट के तौर पे देंगे। अगेन मेरा टेंशन नहीं है ना भाई, मेरा टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कल को शॉप नहीं चली तो मेरे को किसी को पैसे देने नहीं है, कोई फिक्स कॉस्ट लिया हुआ नहीं है सर पे, तो डर नहीं है, कोई भी तरह की रिस्क नहीं है। तो एकदम डेफिनेट बात है, अगर आप अपने बिजनेस में कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट को जगह देते हो तो आप रिस्क ले रहे हो। अब यहीं पे देखो ना, सारे फिक्स्ड कॉस्ट को एक बार रिप्लेस कर लीजिए वेरिएबल कॉस्ट से, यू विल गेट योर आंसर्स। आप खुद सोचो, अगर मान लो आपने अपना स्टाफ भी रखा है, स्टाफ को भी बोला भाई तेरा कमीशन बेसिस पे ही काम है, तेरे को कुछ भी हम फिक्स नहीं देंगे। वैसे ही लैंडलॉर्ड को भी बोल दिया, सर आपको कुछ फिक्स नहीं देंगे, जो भी मेरा सेल होगा उसका एक डेफिनेट परसेंटेज दे देंगे। तो ये तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब सेल होगी तो स्टाफ को सैलरी जाएगी, सेल होगी तो लैंडलॉर्ड को रेंट जाएगा, अपना तो टेंशन ही खत्म ना। सेल नहीं भी हुआ तो कौन आता है अपना कॉलर पकड़ने के लिए? तो यही बात मैं आपको एसेंस में फील कराना चाह रहा हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट जैसे ही आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जाएगा, समझ लेना कि आपने ऑपरेटिंग रिस्क अपने सर पे ले ली। अब इस ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर कैसे करें? इस ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए ही हम जिस मेजर को यूज करते हैं वो है DOL, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। विल नो मोर। आइए, इतने से बात नहीं बनेगी और आगे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतनी बात तय है कि आपका फिक्स कॉस्ट जितना ज्यादा हायर होता जाएगा, आप समझ लेना आपकी ऑपरेटिंग रिस्क उतनी ज्यादा हो जाएगी। आपने एक शोरूम कर रखा था, 50,000 रुपया महीने का रेंट दे रहे थे, अब बड़ा शोरूम चले गए हैं और वहां 1.5 लाख रुपया महीना दे रहे हैं। 1.5 लाख जिनको नहीं पता, 1,50,000 रुपीज अ मंथ। तो अगर आप ज्यादा रेंट दोगे तो ज्यादा रेंट देने की वजह से आपके बिजनेस में ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क हो जाएगी। आपने ज्यादा स्टाफ को हायर कर लिया, ज्यादा सैलरी बांध ली अपने सर पे, हर तरह के फिक्स कॉस्ट से आपकी ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का भी जो अमाउंट है या बोल सकते हैं जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। एक बार थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट प्रैक्टिस करा देना चाहता हूं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाए बिना लेवरेज का कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है। आपने अपने क्लासेस के दौरान ये फील किया होगा, जिन्होंने क्लासेस अभी तक नहीं की, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी फील करेंगे कि लेवरेज का कोई भी सवाल बिना इनकम स्टेटमेंट के बनता ही नहीं है। तो एक बार इस इनकम स्टेटमेंट को गौर कीजिए, कैसे कैसे क्या क्या फॉलो होता है यहाँ पे। सबसे पहले वी स्टार्ट विद सेल्स। सेल्स की वैल्यू में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि कॉस्ट के दो टुकड़े करो, पहला टुकड़ा हो गया वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा हो गया फिक्स कॉस्ट। तो हम यहाँ पे अपने सारे वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं, तो फिर आ रहा है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम अपने फिक्स कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं। ये फिक्स कॉस्ट कौन सा है भैया? ये फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, करेक्ट। सो दिस इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ये हम यहाँ माइनस कर रहे हैं और तब जाकर के क्या आ रहा है? EBIT, करेक्ट। सो वी आर गेटिंग EBIT हियर। तो ये है अपना ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट। फिर से ध्यान रखिएगा, सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, यू गॉट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, आपको मिला EBIT। परफेक्ट। अब अपने को यहां ये देखना है कि फिक्स कॉस्ट की वजह से EBIT विल बी इंपैक्टेड। कैसे? आइए इसका एक सोल्यूशन दिखाता हूं आपको, या फिर इसका प्रूफ दिखाता हूं। देखो, ईयर 1 ये रहा हमारा, ये हमारा बेस ईयर है। ईयर 2 रहा, ये हमारा नेक्स्ट ईयर है। आप देखिए, हमारे ईयर 1 में ना हमने सेल अज्यूम करी कि मान लो हमारी 2 लाख रुपए थी, और ईयर 2 में ये बढ़ करके हो गए 2,40,000 रुपीज। सो डेफिनेटली हमारा सेल 20% से बढ़ा, करेक्ट। सिर्फ 20% से जब हमारी सेल बढ़ी तो जाहिर सी बात है हमारी EBIT भी बढ़ेगी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा नाटक है। नाटक ये है कि आपकी सेल 20% से ही बढ़ी है, लेकिन EBIT 53% से बढ़ी है। नाउ दैट इज वोलेटिलिटी। यही इसी को हम कहते हैं वोलेटिलिटी। लेकिन ये वोलेटाइल हुआ क्यों? ये वोलेटाइल हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। आप यहां पे नोटिस कीजिए कि अगर आप देखेंगे तो सेल 20% से बढ़ा, समझ में आता है। आपके वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से ही बढ़ेंगे, बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड दैट वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल। तो जब ईयर 1 की बात करूं तो 2 लाख की सेल पे 60% होता है 1,20,000 रुपीज। वैसे ही 2,40,000 की सेल पे
60% होता है 1,44,000। अगेन यू विल लुक एट वेरिएबल कॉस्ट, यू विल फाइंड कि आपका सेल 20% से बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से ही बढ़ा, तो ये सिमिलर बिहेवियर है। कंट्रीब्यूशन पे भी नोटिस कीजिए, कंट्रीब्यूशन 80,000 था ईयर 1 में, जो कि बढ़कर के हो गया 96,000 इन ईयर 2। अगेन दिस इज आल्सो चेंजिंग बाय 20%। तो यहां तक सब इवनली एंड प्रोपोर्शनेटली फॉलो हो रहा है। सेल बढ़ी 20% से तो कंट्रीब्यूशन भी 20% से ही बढ़ा। दिस इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट चेंज कहां आएगा? यहां जैसे आप अपने फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, आप देखिए फिक्स कॉस्ट ना वो सेल के साथ वेरी नहीं करता, इट्स अ डेफिनेट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट 50,000 का है, माइनस कीजिए दोनों वैल्यूज में से, यू विल फाइंड कि आपका जो ईबीआईटी ईयर 1 का था वो 30,000 पर था, लेकिन ईयर 2 बढ़ करके 46,000 हो गया। नाउ दिस इज अ चेंज ऑफ 53.33%। नाउ दैट्स एक्साइटिंग। एक्साइटिंग क्यों है? एक्साइटिंग इसलिए है कि भैया ये तो एक मैग्नीफाइंग इफेक्ट है। सेल बढ़ी 20% से, कंट्रीब्यूशन बढ़ा 20% से, लेकिन ईबीआईटी बढ़ गया 53% से। कौन है इसका कसूरवार? इसका कसूरवार है ये फिक्स कॉस्ट। मैं तो कब से ही बोल रहा हूं कि आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपने फिक्स कॉस्ट को जगह दी, आपने ऑपरेटिंग रिस्क इनवाइट कर ली। बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क योर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विल बी वे हायर देन द परसेंटेज चेंज इन सेल। यानी सेल 20-22% से बढ़ रहा है, करेक्ट, लेकिन ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 53% से। अब इतने खुश होने की बात नहीं है, ये तो चलो बढ़ने का एग्जाम्पल था, घटने का भी एग्जाम्पल हो सकता था। अगर यहीं पे आपकी सेल 20% से घट रही होती तो ईबीआईटी भी 53% से फॉल कर रहा होता। नाउ दैट इज वेरी वेरी डिवास्टेटिंग। ये है रिस्क ऑफ लेवरेज। इसका मतलब एकदम सीधा है कि अगर आपने बड़ा बड़ा, मतलब आप खुद सोचो, बिजनेस जब करते हैं तो कई लोग सोचते हैं लेट्स मेक इट लार्ज, करेक्ट, बड़े बड़े शोरूम खोल देते हैं, बहुत सारे स्टाफ को हायर कर लेते हैं। इट मेक्स लेसर पॉइंट टू डू दैट अगर आप अपनी रिस्क को क्वांटिफाई नहीं कर रहे हो तो। कोई भी बिजनेस करता है जरूर बढ़िया लगता है, एक बढ़िया बड़ा शोरूम, बड़े ऑफिस, ग्रैंड ऑफिसेस बनाने में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छी फील भी आती है, बहुत सारे स्टाफ को हायर करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन आपको हर चीज को मॉडरेशन में यूज करना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि इतना सारा फिक्स कॉस्ट जो आप अपने सर पे ले रहे हो, क्या आप इसको संभाल पाओगे कि नहीं। बिकॉज ये देखो वॉलेटिलिटी लेके आता है आपके बिजनेस में, रिस्क लेकर के आता है। कैसी रिस्क अभी अभी दिख रही है और डिटेल में दिखाता हूं। अब यहां पे देखिए कि कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज चेंज था, सॉरी फॉर दिस, जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज था, ठीक है, वो तो सेम है एज दैट ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल, दोनों 20-20% था। लेकिन ईबीआईटी का जो परसेंटेज चेंज है दैट इज वेरी हाई इन रिलेशन टू द परसेंटेज चेंज इन सेल। इनफैक्ट हम चाहें तो इसको एक मल्टीपल के तौर पे भी देख सकते हैं, मल्टीपल के तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप मल्टीपल देखिए, मैंने क्या कैलकुलेट किया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को न्यूमरेटर में रखा और परसेंटेज चेंज इन सेल को डिनोमिनेटर में रखा। एंड आई वाज शॉक्ड टू फाइंड आउट कि 53% ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज आया, जबकि सेल में से 20% था। यानी कि ये 2.67 टाइम्स बदलाव आ रहा है ईबीआईटी में। सेल बदलेगा जितने से भी, ईबीआईटी बदलेगा उसका 2.67 टाइम्स। Now that is dangerous। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि कल को अगर सेल 1% से हिले डुले, ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं पे भी जाए, then the change in EBIT will be 2.67%। Yes, that is true। Now this is volatility, this is risk in your business। आपकी थोड़ी सी भी सेल इधर उधर होने से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यानी कि ईबीआईटी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, इधर उधर भाग सकता है। और किसी को भी अपने प्रॉफिट में इतनी वोलेटिलिटी पसंद नहीं होती। सो अगर हम एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से समझे तो बहुत ज्यादा अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय किया तो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क हो जाएगा। ऑपरेटिंग रिस्क होगा तो आपका डीओएल का फिगर जो यहाँ पे 2.67 आया ना, ये एक्चुअल में डीओएल ही है, मैं थोड़ी देर में इसके ऊपर बात करूंगा। जो आपका 2.67 आया डीओएल का वैल्यू, ये और भी ज्यादा आ सकता है। एंड जितना ज्यादा आएगा समझ लेना उतना ज्यादा आपके बिजनेस में वोलेटिलिटी होगा। क्योंकि यहाँ पे ये 2.67 का जो नंबर है ये डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि अगर आपकी सेल में 1% का भी बदलाव आया तो ईबीआईटी में इट विल बी अ 2.67% इंपैक्ट। क्लियरली दिस इज अ मैग्नीफाइंग इफेक्ट एंड ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट आपके फेवर और आपके एडवर्स दोनों ही केसेस में आपके साथ रहेगा।
क्लियर। अब यहाँ पे मैंने वापस लिख दिया कि ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने फिक्स कॉस्ट को एम्प्लॉय किया है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क हो रही है। याद रखिए ये जो 2.67 आया यही था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। मैं वापस फॉर्मूले आपको समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि हमने कुछ नहीं किया यहां इसको कैलकुलेट करने के लिए। हमने सिर्फ एक इनकम स्टेटमेंट बनाई और ये देखा कि सेल कितने परसेंट से बदली, और ये चेक किया कि ईबीआईटी कितने परसेंट से बदला। हमने परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को रखा न्यूमरेटर में, परसेंटेज चेंज इन सेल को रखा डिनोमिनेटर में, इसका एक मल्टीपल बनाया, वो मल्टीपल की वैल्यू आई 2.67 और मैं इसी मल्टीपल को नाम दे रहा हूं DOL, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। परफेक्ट। अब हमें सीखना है कि इसके फॉर्मूले क्या क्या है। तो देखो एक फॉर्मूला तो हमने अनजाने में यूज कर ही लिया। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आया था 53.33%, 20% था परसेंटेज चेंज इन सेल, सो 2.67 इस हिसाब से आ गया। वैसे इसका और एक फॉर्मूला है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है बहुत ही सिंपल, उसमें आपको परसेंटेज चेंज वगैरह की जरूरत नहीं है। उसमें ऑल यू नीड टू डू इज टू टेक कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेस ईयर एंड डिवाइडेड बाय ईबीआईटी ऑफ द बेस ईयर। रिजल्ट सेम आएगा। चेक करना है, चेक करो। देखो कंट्रीब्यूशन यहां पे आपका बेस ईयर का कितना था? कंट्रीब्यूशन ऑफ बेस ईयर वाज 80,000 रुपीज। कंट्रीब्यूशन ऑफ बेस ईयर वाज 80,000 रुपीज, करेक्ट। ये देखो यहां पे, and आपका EBIT of base year was 30,000 rupees. So what we can do, we can alternatively calculate 2.67 using this formula as well, जहां पे हमने contribution of the base year को रखा है टॉप में और EBIT को रखा है अपने डिनोमिनेटर में। ये दोनों बेस ईयर की वैल्यूज है, याद रखिएगा। तो ये थे DOL के दो फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले कैसे आए, क्या आए, इनका डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गया। एट द सेम टाइम आपको इसका अब एसेंस समझ में आ रहा है कि किसके वजह से क्या हो रहा है। एंड एक्चुअल में जब DOL मेजर कर रहे हैं तो हम मेजर क्या कर रहे हैं, करेक्ट। कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूंगा कि देखो ऑपरेटिंग रिस्क इज नॉट बैड। कोई भी बिजनेस बिना ऑपरेटिंग रिस्क के नहीं हो सकता है। अगर आप अपना बिजनेस करोगे आप फिक्स कॉस्ट ऑब्वियसली बियर करोगे। आप इस डर से कि नहीं यार ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, तब तो आप धंधा ही नहीं कर पाओगे। आपको रेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, सैलरी, रेंट और बहुत सारे अन्य अन्य खर्चे आपको फिक्स कॉस्ट के तौर पे बियर करने पड़ेंगे। दैट इज ऑल ट्रू। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट बैड। बिजनेस करना है तो ऑपरेटिंग रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हर चीज को मॉडरेशन में ही यूज करें। मैंने कईयों के दिवाले निकलते हुए देखे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हदें पार करके ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा एम्प्लॉय करी, बहुत बड़े बड़े शोरूम खोले, बहुत ज्यादा स्टाफ को हायर किया, एंड अल्टीमेटली जब बिजनेस थोड़ा सा भी डगमग हुआ तो उन्हीं स्टाफ को पहले निकालना पड़ा, फिर बड़े से छोटे शोरूम में आना पड़ा और इवेंचुअली पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। तो इस तरह की गलतियां, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा काम है उसके लाइफ लेसन्स भी आपको देने। तो इसलिए मैं ये समझा रहा हूं कि ऑपरेटिंग लेवरेज सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसको रियल लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। जब तक हो सके कम से कम फिक्स कॉस्ट में अपना गुजारा कीजिए, क्योंकि कम फिक्स कॉस्ट से आपकी ऑपरेटिंग रिस्क कम होगी। ऑपरेटिंग रिस्क कम होने का मतलब है आपका ओवरऑल बिजनेस का रिस्क भी कम हो जाएगा। सो शुरुआत में एक मॉडरेशन के साथ में काम करना चाहिए। हालांकि आपको बाद में स्केल अप करना होगा तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा ही, लेकिन यस शुरुआत में आप अपनी ऑपरेटिंग लेवरेज को कम रखें। क्लियर। इसी के लिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि हर फर्म को अपना DOL कैलकुलेट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि क्या वो DOL संभालने लायक लिमिट्स में है या फिर नहीं है। याद रखिएगा जितना ज्यादा DOL है समझ लीजिएगा कि उतना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉलेटाइल हो जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना उछल कूद बहुत ज्यादा मचाएगा। सेल थोड़ा सा से चेंज होगा लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा से चेंज होगा। सो अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ कंट्रोल ओवर योर ऑपरेटिंग रिस्क एंड यू आर हैविंग योर DOL अंडर परमिसिबल लेवल्स। तो बस यही था इस छोटे से वीडियो में, एंड आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट वीडियो में बड़ा मजा आया होगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, इसके क्या मायने हैं, किस वजह से ये होता है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि FM की दुनिया में जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट हम कैप्चर कर रहे होंगे। बात बाकी कॉमेंट में भी आप अपनी जो भी फीडबैक है उसको रख सकते हैं। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में और सारी जगह पे आपको
इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि हमारी अन्य प्लेलिस्ट है या फिर हमारे वीडियो कोर्सेज को कैसे एनरोल करना है, वो सारी डिटेल्स आपके लिए फ्लैश्ड है। फिलहाल स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, तो यू कैन सी दैट डिटेल एंड यस यू कैन टेक द एनरोलमेंट इफ यू वांट टू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एफएम की दुनिया के सेशन में। सी यू, बाय।